नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी की ऑनलाइन क्लासेज में। आज है पॉलिटी की क्लास नंबर 16। लास्ट क्लास जो हमने देखी थी उसमें हमने संसद की कार्यवाही देखी थी कि किस प्रकार से संसद की कार्यवाही होती है और संसद में जो प्रश्नकाल होता है वो क्या होता है, शून्यकाल क्या है। उसके अलावा जो संसद में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव आते हैं, रेजोल्यूशन आते हैं, वो हमने अच्छे से समझे थे। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि संसद में कोई विधेयक किस प्रकार से कानून का रूप लेता है और ये जो बिल या विधेयक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से इनको पारित करने की प्रक्रिया है। देखिए, हमारे देश में जो संसद होती है या जो विधायिका होती है, मैं बार बार आपको बता चुका हूं, हमारे देश में विधायिका का काम होता है कानून बनाना। ठीक है, विधायिका का कार्य क्या है? नए नए कानून बनाना। और इन कानूनों को जब ये बना लेती है विधायिका, यानी कि संसद की मैं बात कर रहा हूं, तो इन कानूनों को भैया लागू कौन करता है? हमारी कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका के द्वारा इसको लागू किया जाता है, यानी कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी पूरी आ जाती है। और देखिए, अगर विधायिका और कार्यपालिका अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं तो इनको देखने के लिए, इनको डंडा मारने के लिए भी हमने एक चीज बनाई हुई है जो कि है न्यायपालिका। ठीक है, तो जुडिशरी जो है ये अलग होती है, ये स्वतंत्र होती है। ठीक है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। और न्यायपालिका भैया अगर कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाती, हमारी विधायिका यानी कि सरकार या हमारी जो कार्यपालिका है, सरकार के अंतर्गत जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, अगर वो अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो न्यायपालिका बहुत अच्छे से डंडा चलाती है, इन पे फटकार लगाती है और कई बार कार्यवाही या जांच के आदेश तक दे देती है। और कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑफिसरों को भी डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया जाता है, कारण बताओ नोटिस बोला जाता है कि जल्दी दीजिए। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? ओके, तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी विधायिका है ये कानून बनाती है और देश में अगर कोई भी नया कानून बन रहा है तो उसके लिए आता है कोई ना कोई बिल या विधेयक। ठीक है, जिनको आज हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल या विधेयक, हिंदी में विधेयक बोला जाता है इनको। देखिए, जब ये बिल या विधेयक हमारा, सबसे पहले मान लीजिए अगर ये लोकसभा में गया, ठीक है, कोई बिल या विधेयक जब लोकसभा में जाता है, ठीक है, लोकसभा में ये पास हो गया, उसके बाद इसको भेजा जाता है कहाँ पे? राज्यसभा में। ठीक है, और राज्यसभा में भी मान लीजिए बिल पास हो गया, उसके बाद ये जाता है भारत के राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी मान लीजिए इसमें साइन कर दिए अपने। ठीक है, साइन कर दिए, और साइन करने जैसे उन्होंने साइन किए इसमें, तो साइन करने के बाद जो ये बिल या विधेयक था ये बन जाएगा हमारा अधिनियम, अधिनियम या कानून। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा? ये अधिनियम या एक्ट या कानून बन जाएगा ये एक। ठीक है, कानून बन जाएगा। ओके, तो फिर ये पक्का कानून बन जाएगा एक। ठीक है, जिसको फिर हमारा लागू किया जाएगा। तो इतने चरणों से होकर कोई विधेयक गुजरता है। तो विधेयक की परिभाषा क्या हो सकती है? तो विधेयक क्या होता है? किसी भी कानून का एक ड्राफ्ट होता है या मसौदा बोल सकते हैं। किसी भी कानून का, किसी कानून का, किसी भी नहीं कहूंगा, किसी कानून का ड्राफ्ट, ड्राफ्ट या जो हमारा कच्चा काम होता है ना, जो मसौदा होता है, ड्राफ्टिंग आपने पढ़ी है ना, लेटर ड्राफ्टिंग होती है। तो मान लीजिए अगर कोई भी हमने नया कानून बनाना है, उस कानून बनाने का जो प्रपोजल होगा या बोल सकते हैं उसका जो ड्राफ्ट होगा, पहला ड्राफ्ट जो कि पेश होगा लोकसभा या राज्यसभा में, तो उस ड्राफ्ट को ही बिल या विधेयक कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बिल या विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो बिल या विधेयक हमारे दो प्रकार के होते हैं। देखिए, बिल या विधेयक के जो प्रकार हैं दो प्रकार के हैं। पहला है देखिए, पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पर, यानी कि जो उस विधेयक को पेश कर रहा है उसके आधार पर विधेयक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला विधेयक होता है हमारा सरकारी या ऑब्लिक सार्वजनिक विधेयक। ठीक है, सरकारी या सार्वजनिक विधेयक पहला टाइप। दूसरा होता है हमारा गैर सरकारी, गैर सरकारी या निजी विधेयक, या इसको बोलेंगे हम निजी विधेयक। क्या अंतर है भैया इनमें? आप देखिए। ठीक है, तो सरकारी या सार्वजनिक विधेयक का मतलब है संसद में जो विधेयक या ड्राफ्ट केवल मंत्रियों द्वारा, जो भी सरकार होगी उसके जो मंत्री हैं, जो केवल मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संसद में या लोकसभा में जो भी विधेयक या बिल केवल मंत्रियों द्वारा, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर होंगे या राज्य मंत्री होंगे, जो भी मंत्री हैं उनके द्वारा अगर उसको प्रस्तुत किया जा रहा है तो इस प्रकार का बिल कहलाता है सरकारी या सार्वजनिक बिल कहते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पब्लिक बिल इसको कहा जाता है। और दूसरा जो है गैर सरकारी या निजी विधेयक, यानी कि हमारा
जो निजी को क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्राइवेट, प्राइवेट जो बिल होता है, ठीक है, जो पर्सनल बिल भी बोल सकते हैं, ये हमारा संसद के जो सदस्य होते हैं, अन्य सदस्य, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो बिल या विधेयक लाया जा रहा है उसको गैर सरकारी या निजी विधेयक कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो हमारा पहला प्रकार का बिल होता है, सरकारी या सार्वजनिक विधेयक, इसको पेश करने के लिए, इसको अगर किसी भी सदन में पेश किया जाए, राज्यसभा या लोकसभा में, तो पेश करने से पूर्व 7 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। 7 दिन पूर्व सूचना, ठीक है, इसको पेश करने से 7 दिन पहले बताना होता है, ठीक है। और दूसरा, गैर सरकारी या निजी विधेयक अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पेश करता है तो उसको 1 माह की पूर्व सूचना देनी होती है, 1 माह की नोटिस, ठीक है, 1 माह पूर्व सूचना देनी होती है, 1 महीने का नोटिस पीरियड रहता है पहले, ठीक है। और जो गैर सरकारी या निजी विधेयक आता है, ये किसी भी सरकार में अमूमन विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अब देखिए, सरकार के दल का कोई सदस्य यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल थोड़ी पेश करेगा, इससे तो सरकार की किरकिरी हो जाएगी ना, हंसी उड़ जाएगी। इससे ये जग जाहिर हो जाएगा कि जो सरकार है, सरकार में भैया अंदर ही एकता नहीं है, उसके जो एमपीज हैं वो खुद ही बिल विधेयक पेश कर रहे हैं। तो सरकार के तो जो मंत्री होते हैं वही बिल लाते हैं, जिसको सरकारी सार्वजनिक विधेयक कहा जाता है। और जो हमारे विपक्ष में जो विपक्ष बैठा होगा, तो कई बार क्या होता है कि विपक्ष के जो नेता होते हैं, विपक्ष के एक प्रमुख नेता तो होते हैं, उनके अलावा भी विपक्ष में जो अन्य पार्टियों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, वो देश हित में कोई ना कोई बिल पेश करते हैं, ठीक है, जिसको गैर सरकारी या निजी विधेयक कहा जाता है, और मुख्यतः विपक्ष द्वारा ही लाया जाता है। और जरूरी नहीं, अगर ये बिल अच्छा होगा, देश हित में होगा, और जो हमारा सरकार बैठे उसको भी लगता है कि ये बिल सही है, तो ऐसे बिल पास होने की संभावना भी रहती है। हालांकि बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि विपक्ष का कोई बिल पास हो, ठीक है। अमूमन जो हमारी सरकार होती है वो सरकार के द्वारा लाया गया बिल ही पास होता है। पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा जाएगा, बिल वहां पास हो जाएगा। राज्यसभा में जैसे पास हो गया तो मान के चलो कि केवल, अगर देखिए ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल में हमारे राष्ट्रपति क्या है, जो वीटो पावर्स उनको दी गई है, तो वीटो पावर्स का उपयोग कर सकते हैं। खासकर जो पॉकेट वीटो है, पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। मैंने राष्ट्रपति वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया था। केवल एक मामले में यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद बिल अटक सकता है, बाकी अन्य मामलों में अगर कोई भी बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया तो राष्ट्रपति उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। जो निलंबनकारी वीटो भी हम पढ़ते हैं, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए तो भेज सकते हैं, लेकिन दूसरी बार जब बिल उनके पास जाएगा तो साइन करना ही पड़ेगा। ये मैंने राष्ट्रपति वाले टॉपिक में आपको अच्छे से बताया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पे। दूसरा देखिए विषय वस्तु के आधार पे, ठीक है। तो सब्जेक्ट के आधार पे जो हमारा बिल होता है 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी बिल, दूसरा होता है हमारा फिनेंस बिल, और तीसरा होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये 3 प्रकार के बिल हैं, इनको भी हम अच्छे से आज समझेंगे, देखेंगे। तो जो हमारा साधारण विधेयक होता है, ऑर्डिनरी बिल जो होता है ना, तो ऑर्डिनरी बिल या संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक के अंतर्गत 3 बिल आ जाते हैं। पहला होता है धन विधेयक, ठीक है, मनी बिल। वित्त विधेयक, फिनेंस बिल के अंतर्गत पहला धन विधेयक आ जाता है, जिसको मनी बिल कहा जाता है। इसका वर्णन है आर्टिकल 110 में, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा टाइप होता है इसमें वित्त विधेयक कैटेगरी 1 बिल, वित्त विधेयक कैटेगरी 1 बिल, ठीक है। कैटेगरी 1 लिख दे रहा हूं मैं पे शॉर्ट में। तो ये कैटेगरी 1 बिल है, इसका मेंशन है आर्टिकल 117 सबसेक्शन 1 में, ठीक है। और तीसरा टाइप होता है हमारा वित्त विधेयक कैटेगरी 2, वित्त फिनेंस बिल कैटेगरी 2, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, वित्त विधेयक श्रेणी 2 का बिल। इसका वर्णन है आर्टिकल 117 सबसेक्शन 3 में, ठीक है। अभी 117 सबसेक्शन 2 भी पढ़ेंगे, वो कहाँ पे यूज होगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जहां पर धन विधेयक जो है मनी बिल नहीं होगा, जो इसके अपवाद हैं वो देखेंगे हम। मनी बिल के कुछ अपवाद भी हैं, तो इनको रखा गया है आर्टिकल 117 के सबसेक्शन 2 में, ठीक है। तो ये हमारे देखिए विषय वस्तु के आधार पे 3 प्रकार के विधेयक या बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, फिनेंस बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्लियर हो गया। अब एक एक करके इनको समझेंगे और बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएगा आज बिल जो होते हैं। चलिए तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले साधारण विधेयक से, ठीक है। साधारण विधेयक देखिए भैया, इसको कहा जाता है आपका ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। साधारण विधेयक को क्या कहा जाता है आपका ऑर्डिनरी बिल।
ठीक है, ऑर्डिनरी बिल कहा जाता है। अब साधारण विधेयक देखिए, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, किसी भी सदन में। किसी भी सदन का मतलब यानी कि ये लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है पहले, या राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑर्डिनरी बिल संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है, पहला। दूसरा देखिए, अगर देखिए साधारण विधेयक में कोई गतिरोध होता है, ठीक है, कोई गतिरोध पैदा होता है, तो साधारण विधेयक के मामले में गतिरोध पैदा होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है राज्यसभा और लोकसभा की। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक हमेशा बुलाते हैं राष्ट्रपति, और इस संयुक्त बैठक का जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का स्पीकर करता है। ये लास्ट टॉपिकों में हम कवर कर चुके हैं। तो मान लीजिए किसी ऑर्डिनरी बिल में संसद के दोनों सदनों में कोई गतिरोध पैदा हो गया है, तो यहां पर गतिरोध पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति जी के द्वारा बैठक बुलाई जा सकती है। ओके, साधारण विधेयक जो होता है इसको सरकारी और गैर सरकारी, सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों सदस्य रख सकते हैं, ठीक है, गैर सरकारी सदस्य रख सकते हैं सदन में। क्या समझे इससे? तो सरकारी गैर सरकारी को मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूं। सरकारी का मतलब जो हमारी मंत्री हैं, जितने भी मंत्री हैं, तो साधारण विधेयक को जो भी मंत्री हैं वो लोग भी पेश कर सकते हैं। उसके अलावा मंत्रियों को छोड़कर संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो लोग भी ऑर्डिनरी बिल को प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साधारण विधेयक के मामले में दोनों सदनों को बराबर शक्ति प्रदान है। दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों सदनों को बराबर शक्ति प्राप्त है। साधारण विधेयक के मामले में दोनों सदनों को बराबर शक्ति प्राप्त है, यानी कि दोनों सदनों को बराबर है शक्ति, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि इसमें लोकसभा को ज्यादा पावर्स दी गई इस बिल के लिए, या राज्यसभा को कम है, या राज्यसभा को ज्यादा दी गई लोकसभा को कम है, ऐसा नहीं है। ऑर्डिनरी बिल के लिए दोनों सदनों को बराबर शक्ति यहाँ पे दी गई है। क्लियर? ये तो हो गया इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब देखिए कोई भी जो साधारण विधेयक है ये भैया पारित क्या होगा, कैसे पारित होगा, ठीक है, कैसे पास होगा। पारित का मतलब पास कैसे होगा सदन में। तो साधारण विधेयक पारित करने के लिए 3 चरणों में गुजरना पड़ता है विधेयक को, ठीक है, 3 चरणों में, 3 चरणों में, या 3 पाठन होते हैं इसके, रीडिंग्स, 3 पाठन इसकी की जाते हैं, 3 रीडिंग्स होती हैं इसकी, ठीक है। फर्स्ट जो रीडिंग होती है, पहला जो पाठन होता है, फर्स्ट रीडिंग, तो पहली रीडिंग में क्या होता है, देखिए आपका जो भी हमारा ड्राफ्ट बना होता है उसका शीर्षक होता है, उसमें टाइटल होता है, उसका एम होता है, उद्देश्य होता है उसका, ठीक है, टारगेट बोल सकते हैं क्या है, और वो बिल क्यों लाया जा रहा है, तो यही बातें मेंशन होते हैं पहले पाठन में। भैया आपका जो ये बिल है, ये बिल जो है इसका जो टाइटल है क्या है, इस बिल का क्यों ये लाया जा रहा है, क्या फायदा होगा इसका, ठीक है, लॉन्ग टर्म के क्या इसके मतलब उद्देश्य हैं, सब चीजें इसमें फर्स्ट रीडिंग में हमारा यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। अगर देखिए इसको स्वीकार किया गया, इसको स्वीकार किया गया, ठीक है, सदन के व्यक्तियों को क्या होता है कि सबको एक एक कॉपी दे दी जाती है ड्राफ्ट की। अगर इसको जब स्वीकार किया जाता है तो स्वीकार करने के बाद इसका क्या होता है, सेकंड रीडिंग होती है। सेकंड रीडिंग में क्या होता है, आपका जो भी बिल है उस पर बहस और चर्चा होती है, ठीक है। जो भी बिल है, विधेयक है, उस पर क्या होगी, बहस होगी और चर्चा होगी। मान लीजिए बिल लाई सरकार, और बिल का टाइटल देगा, उद्देश्य देगा, क्यों बिल लाया गया है, सबने पढ़ लिया ये, इसका सेकंड पाठन हुआ। सेकंड पाठन में अब जो विपक्ष की पार्टियां हैं या अन्य जो हैं वो क्या करेंगे, इस पे बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर बिल में लगते हैं इनको कोई कमी है या कोई बिंदु एक्स्ट्रा दिया गया है या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके लिए बहस कर सकते हैं, इस पे चर्चा हो सकती है कि ये बिल में ऐसी चीजें क्यों लाई जा रही है, इसका क्या पर्पज है, इसको क्यों लाया जा रहा है, सरकार का क्या उद्देश्य है इसके पीछे। तो इस बारे में बहुत बहस और चर्चा होगी, और बहस और चर्चा के बाद अगर ये आगे पास जाता है तो फिर इसके बाद तीसरे नंबर में हो जाएगा इसका मतदान, ठीक है। तीसरे में इस बिल के लिए क्या होगी, फिर हमारी वोटिंग होगी। तीसरा जो चरण होगा या तीसरा जो पाठन होगा, थर्ड रीडिंग, इसको बोलते हैं हमारा मतदान, यानी कि वोटिंग होगी यहाँ पे। और वोटिंग में भैया जो हमारा ऑर्डिनरी बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल सिंपल मेजोरिटी चाहिए इनके लिए, इनको पास करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है।
सिंपल मेजोरिटी से क्या होगा, हमारा बिल पास हो जाएगा। सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि जितने भी मेंबर अभी उपस्थित हैं उसके 50% से एक ज्यादा, ठीक है, अगर सपोर्ट करेगा तो वो सिंपल मेजोरिटी कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सेम चीज देखिए आपका राज्यसभा में भी होगी। अगर बिल ये देखिए लोकसभा में, मान लीजिए जो मैंने ये 3 पार्टन आपको बताए लोकसभा के थे, लोकसभा में कंडीशन हो रही है, तो इसके बाद जो बिल है फिर आगे जाता है राज्यसभा में, अपर हाउस में। अपर हाउस में जैसे बिल जाएगा तो यहाँ पर भी 3 पार्टन होंगे। पहला, या तो राज्यसभा इसको डायरेक्ट पारित कर देगी, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों ने कहा कि बिल सही है तो ये डायरेक्ट पारित कर देंगे इसको, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये बोलेंगे भैया बिल में कुछ कमी है, आप बिल को थोड़ा संशोधन करके भेजो, ठीक है। इन्होंने पढ़ा बिल में इनको लगा कुछ पॉइंटों में कमी है, तो बोला कि भैया बिल में आपके थोड़ा कमी पेशी है, इसको अच्छे से आप अमेंडमेंट करो और संशोधन करके वापस भेजें, संशोधन करके भेजें हमें, ठीक है। और तीसरा देखिए आपका, तीसरा क्या होता है, राज्यसभा कोई भी विधेयक जो हमारा लोकसभा से पास होके आता है ना, तो राज्यसभा उसको मैक्सिमम 6 माह तक रोक सकती है, 6 माह तक रोक सकती है। यानी कि 6 माह तक रोका राज्यसभा ने, उसके बाद देखिए वो स्वयं ही पारित माना जाएगा। अगर 6 माह से ज्यादा होता है तो फिर स्वयं ही संशोधन स्वीकार हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहली कंडीशन या तो पारित कर देंगे, दूसरा संशोधन करके भेजें, और संशोधन स्वीकार हो गया तो यहाँ पे पारित कर देगी राज्यसभा, ठीक है। यानी कि संशोधन के लिए भेजा उन्होंने जैसे ड्राफ्ट को, और लोकसभा ने संशोधन करके वापस फिर राज्यसभा को दिया, तो राज्यसभा फिर पास कर देगी। तीसरा देखिए, राज्यसभा मैक्सिमम 6 महीने तक इस संशोधन को रोक सकती है, ठीक है, मतलब माफ कीजिए इस बिल को रोक सकती है। लोकसभा से पारित हुए बिल को राज्यसभा अधिकतम 6 माह तक रोक के रख सकती है। चौथा देखिए क्या होता है कि राज्यसभा डायरेक्ट इसको अस्वीकार कर देगी, बोलेगी कि ये सही नहीं है, सही नहीं लगा हमको ये बिल, ठीक है, अस्वीकार कर देंगे। और अस्वीकार कर देंगे, और देखिए लोकसभा राज्यसभा के बीच में अगर गतिरोध पैदा होने लगे, तो मैंने क्या बोला, जब भी गतिरोध पैदा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, संयुक्त बैठक। राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, फिर संयुक्त बैठक बुलाएंगे। संयुक्त बैठक का मतलब होता है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बैठक एक साथ कराई जाएगी, ठीक है। ये जो संयुक्त बैठक, जो ज्वाइंट सेशन होता है, ये ज्वाइंट मीटिंग होती है, इसको बुलाने का जो अधिकार है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। एंड इसके जो स्पीक पर्सन होते हैं या चेयरमैन होते हैं वो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो होते हैं, ठीक है, राज्यसभा स्पीकर नहीं होते, इसमें ध्यान रखेंगे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर ही करता है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए गतिरोध पैदा होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। आज तक भारत में कितने ऐसे साधारण विधेयक हुए जहां पर ज्वाइंट मीटिंग बुलानी पड़ी थी राष्ट्रपति को, तो ऐसे आज तक भारत में 3 विधेयक लाए गए, ठीक है। तो साधारण विधेयक के मामले में अब तक 3 बार ज्वाइंट सेशन बुलाए गए हैं। सबसे पहला देखिए दहेज निषेध अधिनियम 1961 में लाया गया था। यहाँ पर आपका क्या बुलाई गई थी आपकी, तो यहाँ पर संयुक्त बैठक बुलाई गई थी इस अधिनियम के समय। दूसरा देखिए बैंकिंग सेवा आयोग निरसन अधिनियम जो आया था 1977-78 में, यहाँ पर भी क्या हुआ था आपका, संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ा था राष्ट्रपति महोदय को। और तीसरा था हमारा आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002, इसमें भी राष्ट्रपति को ज्वाइंट मीटिंग करवानी पड़ी थी लोकसभा और राज्यसभा की, ठीक है। तो जब भी गतिरोध पैदा हो जाता है किसी भी बिल में, क्वेश्चन बनता है कि किसी भी बिल में गतिरोध पैदा होने पर निम्न में से कौन संयुक्त बैठक बुलाता है। ऑप्शन आ जाएंगे भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के स्पीकर या प्रधानमंत्री। तो आपको याद रखना है ये ज्वाइंट जो मीटिंग होती है, या जो हमारा जिसको हिंदी में बोलते हैं हमारे संयुक्त बैठक, इसको बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति महोदय के पास, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया भैया साधारण विधेयक, ठीक है। अब देखिए गतिरोध पैदा हुआ था, ज्वाइंट हमारा मीटिंग हुई, और मीटिंग में फिर ये बिल क्या हो गया, पास हो गया, ठीक है। मान लीजिए बिल पास हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब अब क्या हुआ, लोकसभा में बिल पास हो गया, राज्यसभा में बिल पास हो गया। अब जो बिल है ये साधारण विधेयक किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, ठीक है। अब बिल किसके पास चले गया, हमारा राष्ट्रपति महोदय के पास, राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति महोदय जी जैसे इस पे अपने साइन करेंगे, और इनके साइन होते ही जो ये बिल था, ये ड्राफ्ट था, स्टार्टिंग में बिल क्या था, एक ड्राफ्ट था, ठीक है, मसौदा था एक। तो जैसे राष्ट्रपति जी के साइन होंगे तो ये बिल जो लाया गया था सरकार के द्वारा, ये एक कानून का रूप ले लेगा, ठीक है, यानी कि एक अधिनियम बन जाएगा, ये अधिनियम। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप समझिए 1992 में पंचायती राज अधिनियम लाया गया था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था,
इसके लिए क्या हुआ होगा, पहले जो पंचायती राज का ड्राफ्ट है वो पेश किया होगा सरकार ने लोकसभा में, वहां से वो फिर पास होके गया राज्यसभा में, और उसके बाद इसमें राष्ट्रपति ने जब साइन किए तो ये हमारा बन गया क्या, पंचायती राज अधिनियम बन गया। ठीक है, 92 वाला, जिसको भारत में लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 से, 93 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ। और जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा मिल गया, यानी कि संविधान में दर्ज हो गई वो। ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था है वो संविधान में दर्ज कर दी गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्राम पंचायतों का गठन जैसे हम पढ़ते हैं आर्टिकल में, ऐसे संवैधानिक, जो हमको संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायती राज को, 11वीं अनुसूची में इसको रखा गया। ठीक है, जो 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायती राज को रखा गया, और उसके बाद 12वीं अनुसूची में नगर निकाय को रखा गया। तो ये हमारे सब इसी प्रकार से साधारण विधेयक लाए गए और उसके बाद ये पास होके बने अधिनियम या कानून। ठीक है, समझ में आ गया आपका। अब देखिए, मान लीजिए, अब देखिए राज्यसभा लोकसभा से बिल पास होके आया, साधारण विधेयक लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया साधारण विधेयक। ठीक है, राष्ट्रपति जी के पास आया, राष्ट्रपति जी को सही नहीं लगा कुछ, राष्ट्रपति जी ने बोला यार ये क्या है, समझ नहीं आया मुझे, ये तो भाई कैसे पास कर रहे हैं, इसमें कुछ दिक्कतें हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को अगर बिल में कोई दिक्कत लगती है तो राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, पुनर्विचार। ठीक है, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं राष्ट्रपति, बोलेंगे इस पे पुनर्विचार किया जाए इस बिल पे। ठीक है, इसके लिए राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करते हैं, निलंबनकारी वीटो। ठीक है, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति इसके लिए। और इसका वर्णन है भैया अनुच्छेद 111 में, इसका वर्णन कहां पे मिलता है हमको, आर्टिकल 111 में। ठीक है, आर्टिकल 111 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 111 जो है राष्ट्रपति को दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर स्वीकृति देने या न देने का अधिकार देता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति विधेयक को या तो स्वीकृति दे सकते हैं या अस्वीकार करने की घोषणा कर सकता है। हालांकि राष्ट्रपति के पास विधेयक को पुनर्विचार के पास वापस भेजने का अधिकार भी होता है, जिसको निलंबनकारी वीटो कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति वापस भेजेगा पुनर्विचार के लिए, और पुनर्विचार के लिए वापस भेजा, फिर से राष्ट्रपति के पास बिल भेजा गया, पुनर्विचार के लिए वापस आया राज्यसभा लोकसभा में, और कुछ पुनर्विचार के कुछ टाइम बाद फिर से इस बिल को राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजा गया। तो दोबारा जब राष्ट्रपति को बिल भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को दोबारा बिल आने पर बाध्य होना ही पड़ेगा, साइन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यानी कि दूसरी बार राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते, राष्ट्रपति को दोबारा आने पर मानना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको, या राष्ट्रपति यहाँ पे यूज कर सकते हैं पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति को फिर भी सही नहीं लगा और राष्ट्रपति ने बोला भैया नहीं, ये अभी भी सही नहीं है, इसमें कुछ दिक्कत है, राष्ट्रपति ने फिर यूज कर लिया पॉकेट वीटो। ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो यूज किया था ना, सबसे पहले आप पढ़ते हैं पॉकेट वीटो में, मैंने आपको बताया था जब राष्ट्रपति यहाँ पे पॉकेट वीटो लगा के इस बिल को क्या कर देंगे, अपना निर्णय सुरक्षित रख लेंगे, ना तो हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे। ठीक है, पॉकेट वीटो में क्या होता है, पॉकेट वीटो में ना तो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति वापस भेजते हैं, ना ही अपनी स्वीकृति देते हैं, राष्ट्रपति इसको होल्ड कर देंगे, यानी कि ठंडे बस्ते में डाल देंगे। और ठंडे बस्ते में जाने का मतलब ये है भैया कि फिर ये विधेयक आपका लैप्स हो गया फिर। ठीक है, इसको फिर कुछ नहीं किया जा सकता, पॉकेट वीटो। यही तो भारत के संविधान की खूबसूरती है ना, कि राष्ट्रपति को एक ऐसी वीटो शक्ति भी मिली है जेब में, जिसके द्वारा वो किसी भी बिल को ना तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ना ही उस पर कोई अपना डिसीजन दे सकता है, बाध्य तो किया नहीं जा सकता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो यहाँ पर वो बिल क्या हो जाएगा, अपने आप ठंडे बस्ते में चले जाएगा। और ये भाई पूरा चमत्कार है किसका, पॉकेट वीटो का। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन रहती है। ठीक है, हालांकि पॉकेट वीटो कुछ मामले में, जैसे कि ज्ञानी जेल सिंह ने यूज किया था डाकघर संशोधन जो अधिनियम था उसमें, और अमूमन कम ही देखने को मिलता है। बाकी देखिए, हमारा जब भी लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल आता है तो राष्ट्रपति के द्वारा ये हुआ है कई बार कि पुनर्विचार के लिए भेजा गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको कभी ऐसा है कि होल्ड किया गया, अस्वीकार किया गया। मोस्टली टाइम ये होता है कि हमारा राष्ट्रपति जी उसको साइन कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, मान लीजिए देश में किसी भी ए या बी पार्टी की सरकार है, पार्टी ए की सरकार है, तो पार्टी ए जब सरकार में होगी तो वो राष्ट्रपति भी तो अपना ही कैंडिडेट चुनती है ना, तो ये भी तो एक कंडीशन आ जाती है। आप देखो, जिस भी पार्टी की सरकार होती है केंद्र में, उसी का राष्ट्रपति बन जाता है कुछ टाइम के बाद, है ना।
तो भाई जब अपना ही आदमी राष्ट्रपति बना है, तो जब अपनी ही सरकार कोई बिल ला रही है तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने से कैसे बचेंगे। हाँ, मान लीजिए कोई गठबंधन की सरकार है, ठीक है, और गठबंधन की सरकार में बहुत बड़ा गठबंधन है, छोटे छोटे दल भी है, उन्हीं में से कोई बंदा राष्ट्रपति पद के लिए उठा, तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति का जो हस्तक्षेप होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति किसी एक दल के ना होकर क्या है, गठबंधन के लोगों के द्वारा चुने गए हैं, तो ऐसे में उन पर दबाव कम होगा। समझ रहे हो। मान लीजिए उनके खिलाफ अगर इम्पीचमेंट भी लाया जाता है, कुछ और चीजें भी होती है उनको हटाने के प्रयास के लिए, इम्पीचमेंट से हटाया जा सकता है वैसे तो वहां पर अगर सब अलग अलग दल होंगे तो इतनी पावर नहीं हो पाएगी किसी भी दल के पास कि भैया पावर का यूज करके इम्पीचमेंट लाया जाए, उतना जो बहुमत चाहिए वो साबित किया जाए। तो इसी वजह से दोस्तों ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो हमारा था ऑर्डिनरी बिल। अगला जो होता है हमारा, देखिए, वित्त विधेयक। ठीक है, वित्त विधेयक, देखिए जो भी सरकार के, देखिए वित्त विधेयक का मतलब क्या है, फिनेंस बिल। फिनेंस बिल का मतलब क्या है, अभी तो आप इतना तो समझते होंगे ना फिनेंस बिल क्या होते हैं। तो फिनेंस बिल में देखिए हमारे जो भी फिनेंस से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि सरकार के जो भी सरकार कर्ज ले रही है, सरकार का जो भी फंड है, जैसे कि आकस्मिक फंड होता है, संचित निधि होती है, कंसोलिडेट फंड होता है। ठीक है, इसके अलावा सरकार के द्वारा जो भी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, उसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी हो रही है, कटौती हो रही है और कुछ अन्य चीजें हो रही हैं। ठीक है, ऐसे सरकार जो भी लोन वगैरह ले रही है, IMF से ले रही है, वर्ल्ड बैंक से ले रही है, किसी अन्य संस्था से ले रही है, और जो भी फंड है सरकार के वहां से कैसे खर्च कर रही है, विधायकों का या अन्य जो भी भारत के पदाधिकारी है जिनको संचित निधि से वेतन या पेंशन दी जाती है, उसके बारे में क्या चीजें हो रही हैं। तो ये सभी जो हमारी चीजें आती हैं ये वित्त विधेयक यानी कि फिनेंस बिल में आ जाते हैं। वित्त विधेयक के अंतर्गत 3 प्रकार के बिल आते हैं। पहला है धन विधेयक, मनी बिल, इसको कहा जाता है मनी बिल। ठीक है, तो मनी बिल आपका आर्टिकल 110 में है। ठीक है, तो धन विधेयक आपको ध्यान रखना है 110। ठीक है, 110। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको ये ध्यान रखना है 110, 10 में क्या है, धन विधेयक है। ठीक है, और अगला है देखिए वित्त विधेयक कैटेगरी 1, जो कि आर्टिकल 117 सब सेक्शन 1 में रखा गया है। और तीसरा प्रकार का बिल है वित्त विधेयक श्रेणी 2 यानी कि कैटेगरी 2, मतलब फिनेंस बिल कैटेगरी 1 है आपका आर्टिकल 117 सब सेक्शन 1 में, एंड फिनेंस बिल कैटेगरी 2 इसको रखा गया है आर्टिकल 117 सब सेक्शन 3 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आप एक चीज को बहुत ध्यान से समझना, देखिए जो धन विधेयक होता है 110 में, ये धन विधेयक से रिलेट करता है। ठीक है, वित्त विधेयक में क्या क्या चीजें आ जाते हैं कैटेगरी 1 में, तो वित्त विधेयक कैटेगरी 1 में आ जाता है आपका, एक तो धन विधेयक आ जाता है, इसके अंतर्गत धन विधेयक प्लस अन्य विषय आ जाते हैं। ठीक है, अन्य विषय, धन विधेयक के साथ अन्य विषय भी आ जाते हैं इसमें। और वित्त विधेयक कैटेगरी 2 जो है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आर्टिकल 110 को छोड़कर यानी कि धन विधेयक को छोड़कर, ठीक है, दूसरी कैटेगरी में धन विधेयक नहीं आता, ध्यान रखना। आर्टिकल 110 को छोड़कर अन्य विषय आ जाते हैं इसमें, अन्य विषय। और अन्य विषय में खासकर जो सरकार के राजस्व संबंधी मैटर होते हैं, राजस्व संबंधी, राजस्व या जो सरकार का खर्च है यानी कि रेवेन्यू जो सरकार को आ रहा है और सरकार का जो भी खर्चा हो रहा है, व्यय, आय व्यय वगैरह वगैरह इसमें आ जाते हैं धन विधेयक को छोड़कर। इसमें धन विधेयक नहीं आता। ठीक है, किसमें, फिनेंस बिल कैटेगरी 2 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप देखिए पहला पॉइंट आपको ये नोट करना है कि जितने भी धन विधेयक होते हैं, जितने भी धन विधेयक होते हैं यानी कि सभी धन विधेयक क्या होते हैं, सभी धन विधेयक क्या होते हैं आपके, वित्त विधेयक होते हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जितने भी वित्त विधेयक होते हैं क्या वो सभी धन विधेयक होंगे, नहीं। इसको हम देखिए वेन डायग्राम से समझिए ये। ठीक है, बाहर हमारा हो गया फिनेंस बिल, FB लिख दिया मैंने, और अंदर हो गया मनी बिल। तो मैंने क्या बोला, जितने भी मनी बिल होते हैं वो फिनेंस बिल होते हैं। ठीक है, जितने भी मनी बिल होंगे वो फिनेंस बिल होंगे। लेकिन क्या सभी जो फिनेंस बिल है वो मनी बिल होता है, तो इसका आंसर है नो। ठीक है, सभी फिनेंस बिल मनी बिल नहीं होते। जैसे कि आप देख रहे हैं वित्त विधेयक कैटेगरी 2, इसको देखिए धन विधेयक छोड़ दिया है इसमें, तो इसका मतलब यह है कि जो वित्त विधेयक है वो सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। जबकि जितने भी धन विधेयक होंगे वो वित्त विधेयक जरूर होंगे। ऑल मनी बिल्स आर फिनेंस बिल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। धन विधेयक की मैं बात करूं, देखिए आपका धन विधेयक की परिभाषा कितने में है, तो धन विधेयक बताया गया आपका आर्टिकल 110 में। धन विधेयक की परिभाषा जो है किसमें, अनुच्छेद 110 में। ठीक है, आर्टिकल 110 में। और धन विधेयक को पारित किया जाएगा, धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया या परिभाषा यह है आर्टिकल 109 में। जो इसको पारित करना है,
पारित करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 109 में, और धन विधेयक के बारे में बताया गया है परिभाषा इसकी अनुच्छेद 110 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब धन विधेयक क्या होता है, देखिए आपका धन विधेयक के अंतर्गत आता है, देखिए किसी टैक्स का अधिरोपण, यानी कि कोई कर है, कर का अधिरोपण, किसी कर का अधिरोपण आ जाता है इसके अंतर्गत। धन विधेयक होता क्या है, यानी कि सरकार किसी प्रकार का अधिरोपण कर रही है, यानी कि कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कोई टैक्स है उसका उत्साधन, उत्साधन, उत्साधन का मतलब होता है रिमूव, हटाना। मान लीजिए कोई ऐसा टैक्स है जिसको गवर्नमेंट हटाना चाह रही है, वो धन विधेयक के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा किसी टैक्स का परिहार करना, परिहार का मतलब होता है घटाना, कम करना, यानी कि कोई टैक्स है, जैसे मान लीजिए कोई स्लैब है, इनकम टैक्स में भी आप देखते हैं ना, सरकार ये कोशिश करती है कि थोड़ा थोड़ा स्लैब हर साल बढ़ा देती है। ठीक है, मान लीजिए किसी वर्ष में 5 लाख था तो फिर 7.5 लाख हो जाता है, फिर 10 लाख हो जाता है, फिर 12 लाख हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है टैक्सेस में, इनकम टैक्स में परिहार आप देखते रहते होंगे, यानी कि टैक्स को कम करती है। ठीक है, या इसके अलावा मान लीजिए कोई टैक्स है तो उसका विनियमन करना, विनियमन करना, कहने का मतलब कोई टैक्स है उस टैक्स का विनियमन यानी कि रेगुलेशन करना। ठीक है, फिर से रेगुलेशन करना कि किस प्रकार से क्या क्या चीजें होनी चाहिए, अगर उसमें किसी प्रकार का अमेंडमेंट चाहिए तो वो करना, उसको रेगुलेट करना एक अच्छे तरीके से। तो ये भैया क्या होता है, हमारा सरकार का जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो पहला है, पहला है। ठीक है, इसके अलावा धन विधेयक में और क्या आता है, तो इसके अलावा धन विधेयक में भैया आपका दूसरे नंबर पे क्या आता है आपका, कि केंद्र सरकार के धन उधार लेने का जो विनियमन है, यानी कि केंद्र सरकार जो भी धन लेती है उधार, केंद्र सरकार के धन उधार लेने का विनियमन, उधार लेने का विनियमन, यानी कि रेगुलेशन, जो भी गवर्नमेंट हमारा कहीं से लोन उठाती है उसका रेगुलेशन करना। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा देखिए जो भारत का संचित निधि है, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेट फंड जो होता है, कंसोलिडेट फंड, भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि का अभिरक्षण करना, अभिरक्षण मतलब उसकी देखरेख करना। ठीक है, भारत की जो संचित निधि होती है, कंसोलिडेट फंड जो होता है, उसका अभिरक्षण करना, या उसमें से कोई पैसा निकालना, किसी कार्य के लिए पैसा निकालना, या उसमें पैसा जमा करना, कहीं से प्राप्त करके पैसा जमा करना भारत की संचित निधि में। ठीक है, ये होता है। इसके अलावा संचित निधि पर, जो भी भारत की संचित निधि है, निधि पर कोई व्यय भारित करना, संचित निधि पर कोई व्यय भारित करना, मतलब कोई भी व्यय उस पर भारित करने का मतलब ये है कि संचित निधि से कोई व्यय जो है भारित करना, यानी कि जो, जैसे मान लीजिए हमारे सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसके अलावा गवर्नर जो होते हैं, ठीक है, उसके अलावा जो भी अन्य पदाधिकारी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, उन सभी को क्या होता है, भारत की संचित निधि से क्या किया जाता है, वेतन दिया जाता है, पेंशन दिए जाते हैं, अन्य सुविधाएं दी जाती है। भाई इसका जो खर्चा कहाँ से आता है, ये कंसोलिडेट फंड से तो आता है ना। तो संचित निधि पर कोई व्यय भारित करना, यानी कि कोई नई चीज आई तो बोला गया कि जितना भी खर्चा इसमें लगेगा, इसका खर्चा हम भारत की संचित निधि से दे देंगे। तो ये भी हमारा मनी बिल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मनी बिल में आपके क्या क्या चीजें आती है, क्लियर हो गया ना। टैक्सेस से संबंधित चीजें आ जाती हैं, और जो सरकार धन उधार ले रही है उसका रेगुलेशन आ जाता है। भारत का जो कंसोलिडेट फंड है उसकी रक्षा करना, उसमें पैसा जमा करना, खर्च करना, या उस पर कोई और जो भी हमारा खर्चा होता है, तो सरकार के जो भी हमारे अन्य खर्चे होते हैं उस पर वो उस पर भारित कर देना। तो ये हमारे धन विधेयक में आ जाता है। ठीक है, अब धन विधेयक से जुड़ा अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन लेता है। तो धन विधेयक पर जो मनी बिल होता है, मनी बिल पर लास्ट डिसीजन किसका होता है, तो धन विधेयक पर अंतिम निर्णय, अंतिम निर्णय हमेशा कौन लेता है, तो ये लेते हैं भैया कौन, तो ये लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष, जिसको लोकसभा स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा स्पीकर, स्पीकर से आप समझ जाना कि लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है। ठीक है, और धन विधेयक से जुड़ा अन्य तथ्य ये है भैया कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और लोकसभा में जब भी ये प्रस्तुत होगा तो ये केवल एक सरकारी विधेयक होगा। सरकारी विधेयक का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, सरकारी विधेयक का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, यह केवल सरकारी विधेयक के रूप में प्रस्तुत होगा। ठीक है, तो गैर सरकारी
गैर सरकारी जो हमारे सदस्य है यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं मंत्रियों के अलावा, क्या वो मनी बिल प्रस्तुत कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। केवल मंत्री पद पर बैठे हुए जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं यानी कि जिनको सरकारी सदस्य कहा जाता है, तो सरकारी जो सदस्य हैं यानी कि जो सरकारी हैं वहां पे, ठीक है, यानी कि मतलब मंत्री पद पर है, केवल वही ये सार्वजनिक बिल प्रस्तुत कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, मनी बिल, जिसके लिए 7 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे देखेंगे। धन विधेयक हमेशा प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। ठीक है, इसको पहले ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिली होती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कहने का मतलब क्या है? पूर्व अनुमति का मतलब, देखिए, धन विधेयक जब भी लोकसभा में प्रस्तुत होना होगा ना, उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है उस पे। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही वो पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पूर्व राष्ट्रपति इसकी अनुमति दे चुके होते हैं। ठीक है, अब देखिए, धन विधेयक जो होता है ना, क्या राज्यसभा इसको अस्वीकार कर सकती है? भैया, तो राज्यसभा इसको अस्वीकार नहीं कर सकती। ठीक है, राज्यसभा इसे, मनी बिल को, या इसे का मतलब मनी बिल, राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। मनी बिल को राज्यसभा इसको अस्वीकार नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकती है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किसी भी मनी बिल को राज्यसभा कितने दिन तक या कितने समय तक रोक सकती है। ऑप्शन आ जाता है 14 डेज, 30 डेज, 3 मंथ, 6 मंथ। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो राज्यसभा होती है, अपर हाउस, वो किसी भी मनी बिल को अस्वीकार नहीं कर सकता, यानी कि रिजेक्ट नहीं कर सकते। वो लोग, मनी बिल पास हो गया लोकसभा में तो उनको पास करना ही पड़ेगा। हालांकि वो अपने पास इसको कितने 14 दिन तक रोक सकते हैं। क्या मनी बिल में कोई संयुक्त अधिवेशन भी होता है? मनी बिल के लिए देखिए, गतिरोध जब पैदा हो जाएगा तो क्या संयुक्त अधिवेशन होगा, ज्वाइंट मीटिंग? क्या ज्वाइंट मीटिंग बुला सकता है राष्ट्रपति इस मनी बिल के लिए? तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, ज्वाइंट मीटिंग नहीं होती मनी बिल के संदर्भ में। ठीक है, अगर राज्यसभा देखिए 14 दिन तक इसको रोक के रखता है और कोई फैसला नहीं देता है, तो मनी बिल को स्वतः ही पारित माना जाता है 15वें दिन। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राज्यसभा का कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। मनी बिल में पूरी पावर लोकसभा के पास होती है, यानी कि जो चुन के गई है हमारे द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखेंगे अब हमारा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है आपको। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है, यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पारित होता है और राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती, हालांकि 14 दिन तक इसको रोक सकती है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देख लेते हैं जो हमारे, देखिए, वित्त विधेयक कैटेगरी 1। ठीक है, वित्त विधेयक कैटेगरी 1 क्या है भैया? देखिए, ये भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है। ये बिल भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या क्या बताया था, देखिए आपको वित्त विधेयक कैटेगरी 1 में क्या क्या था। तो इसमें हमारा एक तो था धन विधेयक प्लस अन्य विषय। ठीक है, इसमें रखे जाते हैं फिनेंस बिल कैटेगरी 1 में रखा जाता है हमारा मनी बिल प्लस अदर सब्जेक्ट। ठीक है, तो अनुच्छेद 110 और अन्य सब्जेक्ट इसमें रखे जाते हैं। आर्टिकल 110 प्लस अन्य विषय इसमें रखे जाते हैं, शामिल होते हैं। हालांकि इस वित्त विधेयक को भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है प्राप्त। यह भी केवल लोकसभा में पेश होता है। ठीक है, ये वाला जो बिल होता है ये भी केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। ठीक है, लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ध्यान रखेंगे। ओके, और इसको पारित करने के लिए ठीक है, पारित करने के लिए इसको क्या चाहिए, हमारा साधारण बहुमत। ठीक है, साधारण बहुमत, यानी कि जैसे हमारा साधारण विधेयक पारित होता है ना, तो ऐसे ही हमारा साधारण विधेयक की तरह, यानी कि ऑर्डिनरी बिल की तरह जो उसकी प्रक्रिया है पास होने की। ऑर्डिनरी बिल जो है भैया कैसे पास होता है मैंने आपको बता दिया, तो ये सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। वैसे ही जो वित्त विधेयक कैटेगरी 1 है हमारी, ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है और पारित करने के लिए इसमें भी केवल सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। बाकी दूसरा जो टाइप है, देखिए, फिनेंस बिल कैटेगरी 2,
इसको हमारा आर्टिकल 117(3) में रखा गया है। अब देखिए एक डिफरेंस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वित्त विधेयक कैटेगरी हमारी है 117 सबसेक्शन 1 में, और वित्त विधेयक कैटेगरी 2 हमारी है 117 सबसेक्शन 3 में। तो भैया 117 सबसेक्शन 2 कहाँ है, इसके बारे में भी तो कुछ बताओ। तो 117 सबसेक्शन 2 जो है ये हमारा मनी बिल के बारे में, अपवादों के बारे में, ठीक है, जो अपवाद है, तो ये हमारा आ जाता है बीच में। तो ये कब आ जाता है, देखिए धन विधेयक जो हमने पढ़ा था सबसे पहला 110 वाला, तो धन विधेयक में कौन कौन से बिल है जो धन विधेयक नहीं होंगे, धन विधेयक नहीं होंगे, धन विधेयक नहीं माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से बिल हैं जो धन विधेयक तो हैं लेकिन धन विधेयक नहीं माना जाएगा, ये आपका अपवाद है, ये आपका अपवाद है, ठीक है। कौन कौन सा, तो सबसे पहले देखिए कोई जुर्माना, यानी कि सरकार जो जुर्माना लगाते, जुर्माने से जो पैसा आएगा, ठीक है, जुर्माना, किसी जुर्माने का प्रावधान, जुर्माने का प्रावधान, यानी कि सरकार के द्वारा जो भी जुर्माना है, ठीक है, इसका जो प्रावधान है ये धन विधेयक नहीं माना जाएगा। दूसरा देखिए आपका लाइसेंस फीस, मान लीजिए सरकार किसी भी प्रकार की कोई लाइसेंस फीस लगा रही है, तो लाइसेंस फीस का जो प्रावधान होगा ये आपका धन विधेयक में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। और तीसरा होता है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। मान लीजिए देखिए सरकार, तो ये हमारी राज्यसभा लोकसभा की बात चल रही है, अब मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट है या कोई स्थानीय सरकार है, उसने अपना कोई टैक्स लगा दिया, स्थानीय सरकार द्वारा टैक्स, स्थानीय सरकार द्वारा कर, ठीक है। तो देखिए तीन टाइप का जो हमारा ये जो तीन है, पहला है देखिए सरकार के द्वारा जो भी हमारा पेनाल्टी है, जुर्माना जो होता है, जुर्माने के प्रावधान को धन विधेयक नहीं माना जाता। और लाइसेंस फीस जो गवर्नमेंट लेती है, लाइसेंस का मतलब देखिए बिजनेस लगाने के लिए लाइसेंस होता है, कोई कंपनी डाली जा रही है उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, कोई प्लांट लगाया जा रहा है उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, कोई स्टार्टअप हो रहा है उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इससे जो फीस आती है वो धन विधेयक में नहीं आती। और स्थानीय सरकार के द्वारा कोई टैक्स लगाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, अगर आप मसूरी जाते हैं, आपने देखा होगा मसूरी जाते समय ना, अगर आप मसूरी की तरफ जाते हैं तो आपको देना पड़ता है इको टैक्स, इको टैक्स, ठीक है। और अगर आप नैनीताल भी जाते हैं तो नैनीताल जाते समय नैनीताल में भी आपका शुरू हो चुका है इको टैक्स, तो तल्लीताल में आपसे इको टैक्स ले लिया जाता है अगर आप कार से जा रहे हैं तो 120 या 150 रुपए है। तो ये तो हमारे स्थानीय टैक्स है ना, सरकार के टैक्स हैं, ये हमारे उत्तराखंड सरकार के अपने टैक्स हैं, इसको केंद्र सरकार ने तो नहीं बनाया था, लेकिन राज्य सरकार यानी कि स्थानीय सरकार ने इसको शुरू कर दिया। ऐसे कुछ राज्य हैं, जैसे आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में आप जाते हैं, और कुछ ऐसे स्टेट हैं हमारे भारत में जो पर्यटन, जो हमारे पर्यटक आते हैं उनको एंट्री शुल्क भी लेते हैं, इनर लाइन परमिट कहा जाता है जिसको, ठीक है। खासकर अरुणाचल में इनर लाइन परमिट आपका लिया जाता है ना, तो उसका पैसा देना पड़ता है, वो तो अपना स्थानीय टैक्स है ना। इसके अलावा जो पंचायत, जो हमारे स्थानीय स्वशासन है, जो ग्राम पंचायत है, वो भी तो कुछ टैक्सेस लगाते हैं जो कि सरकार की टैक्स लिस्ट में नहीं है। जैसे कि कोई मेला लग रहा है, कोई हाट बाजार लग रहा है, कोई सर्कस दिखाने वाला आ गया, कोई मदारी वाला आ गया, उसने बहुत लंबे समय तक अपना प्रोग्राम किया, तो वहां पर वो लोकल जो गवर्नेंस है, स्थानीय स्वशासन है, वो भी अपने टैक्स लगाता है। तो इस प्रकार के जो टैक्स हैं ये मनी बिल में नहीं आते, और इन तीन प्रावधानों को ही रखा गया है आर्टिकल 117 के सब सेक्शन 2 में, ठीक है। अब आपके समझ में आ गया ना 117 का सब सेक्शन 2 क्या है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं वित्त विधेयक कैटेगरी 2 117(3) में जिसका वर्णन है। इसमें देखिए ये क्या होता है कि यह साधारण विधेयक की तरह ही पारित होता है, यह साधारण विधेयक की तरह ही पारित होता है। साधारण विधेयक जैसे ऑर्डिनरी बिल पढ़ा हमने, तो जो भी हमारा ऑर्डिनरी बिल है उसकी तरह ही ये पारित होगा, यह साधारण विधेयक की तरह ही पारित होता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, इसको पारित करने से पूर्व, पारित करने से पूर्व, इसको पारित करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है, राष्ट्रपति की अनुमति, ठीक है। देखिए हमने क्या पढ़ा, धन विधेयक में क्या पढ़ा हमने, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। वित्त विधेयक कैटेगरी 1 आर्टिकल 117(1) हमने क्या पढ़ा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होते हैं दोनों, ठीक है। ये दोनों ही, जहां पर मनी बिल जहां पे भी आ जाएगा वहां पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होगी। लेकिन फिनेंस बिल कैटेगरी 2
इसको हमारा पारित करने से पूर्व प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अनुमति आवश्यक होती है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें किसी भी प्रकार की पूर्व अनुमति नहीं होती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, बस इतना ही है। और ये साधारण विधेयक की तरह पारित होता है, इसमें भी आपका साधारण विधेयक की बात हो रही है, तो पारित कैसे होगा? तो पारित साधारण विधेयक की तरह ही होगा, यानी कि इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए, है ना, तो फिर ये पास हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया मनी बिल, यानी कि वित्त विधेयक जो बिल होते हैं, फाइनेंस बिल जो होते हैं, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए हमने तीसरी कैटेगरी जो थी, तीसरा जो प्रकार था सब्जेक्ट के आधार पे, वो था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन बिल। ठीक है, संविधान संशोधन का वर्णन संविधान के भाग 20 में है। आर्टिकल 368 बताता है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को, और हमने ये प्रक्रिया कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, कहां से लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, टॉपिक जो पूरे टॉपिक आए थे वहां पे, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ये प्रक्रिया ली हुई है। अब संविधान संशोधन देखिए, संविधान संशोधन जो है हमारा, तो संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास होती है? क्वेश्चन ये भी बनता है, भारत में संविधान संशोधन की शक्ति किसको प्राप्त है? तो भारत में संविधान में संशोधन केवल और केवल भारत की संसद कर सकती है। ठीक है, केवल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है। क्या ये भारत के पूरे संविधान को बदल सकती है संशोधन के द्वारा? क्या संसद को यह अधिकार है कि वो संशोधन के द्वारा भारत के पूरे संविधान को बदल सकती है? तो इसका आंसर है केवल मूल ढांचे को छोड़कर। ठीक है, मूल ढांचे को छोड़कर, मूल ढांचे को छोड़कर बाकी पूरे संविधान में। ठीक है, ये बस आपके नॉलेज के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या कहा? संविधान संशोधन की शक्ति जो है भारत की संसद के पास है, पार्लियामेंट को ये शक्ति दी गई है आर्टिकल 368 से। संविधान को यहाँ पर देखिए, संविधान में पूरा संशोधन हो सकता है, मूल ढांचा छोड़कर बाकी जितना भी संविधान है उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए संविधान संशोधन में क्या, संविधान संशोधन जो है कहां से शुरू होता है? लोकसभा में या राज्यसभा में? तो संविधान संशोधन जो बिल होता है ये किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, किसी भी सदन से, किसी भी सदन से। ठीक है, अब देखिए मूल ढांचा जो मैंने अभी आपको बताया, संविधान संशोधन हो सकता है मूल ढांचे को छोड़कर। आप सभी को पता होगा भारत का एक सबसे पॉपुलर केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो केशवानंद भारती बनाम राज्य जो केरल राज्य हमारा केस था, वाद था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि संविधान के मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ठीक है, बाकी चीजें अमेंडमेंट हो सकती हैं। क्लियर, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब देखिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन और रहता है दिमाग में, भाई ये मूल ढांचा क्या? हर बार मूल ढांचा बोला जाता है। संविधान का मूल ढांचा छोड़कर बाकी संपूर्ण संविधान में संसद क्या है? संशोधन कर सकती है। लेकिन ये मूल ढांचा क्या है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसके बाद देखिए वहां पर ज्यूरी भी बैठी, एक ज्यूरी बैठी, क्योंकि देखिए डिसीजन में भी ये था ना कि सबसे पहले जो केरल हाईकोर्ट था उसने स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दिया था, जो कि उसमें संपत्ति का राइट था, हमारा मूल अधिकार था, है ना। उसको चैलेंज किया केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया? केरल हाईकोर्ट के जजमेंट को कंटिन्यू रखा, है ना। तो भैया केशवानंद भारती जी बहुत वो हो गए, गुस्सा हो गए। बोला जाता है कि उसमें जो जजेस, सर्वोच्च जज थे, उनके पैनल में बैठी थी, एक वोट से केस हमारे केरल गवर्नमेंट के फेवर में गया, केशवानंद भारती जी के फेवर में नहीं गया। और इस केस ने भैया हमारा बहस छेड़ दी बहुत बड़ी। और यहाँ पर हमारा देखिए बहुत ही, तभी तो बोलते हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर ये केस है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसमें फिर हमारे पैनल ने ये बोला सर्वोच्च न्यायालय के कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसको छोड़कर बाकी चीजों में संशोधन हो सकता है। अब मूल ढांचा क्या होता है इसको भी तो जान लो आप। मूल ढांचा समझ में आना चाहिए, बेसिक जो स्ट्रक्चर है संविधान का। इसका मतलब यह कि संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि भारत में जो संविधान है वो सुप्रीम होगा, इसको नहीं बदल सकते आप लोग, संविधान ही सुप्रीम होगा, ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि देश का सर्वोच्च कानून जो होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही होगा। दूसरा देखिए संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता, ठीक है। तो संप्रभुता जो है हमारी, यानी कि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है, ये बोला गया। तीसरा देखिए जो हमारी धर्मनिरपेक्षता है, इसको आप नहीं बदल सकते। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये मूल ढांचे की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा देखिए भारत क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री भी है, गणतांत्रिक, ठीक है। गणतांत्रिक का मतलब होता है कि
डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहां पे जनता के द्वारा अपना सर्वोच्च लीडर चुना जाता है, और गणतांत्रिक का मतलब होता है जिस देश का कोई लिखित संविधान हो, ठीक है, लिखित संविधान के या किसी कानून के अकॉर्डिंग जो देश चलता है उसको हमारा क्या कहा जाता है, गणतंत्र कहा जाता है। यानी कि जहां मतलब एक लिखित संविधान में है और जिस देश में शक्ति जो है जनता के पास है, ठीक है। इसके अलावा हमारा देश है लोकतांत्रिक, ये भी मूल ढांचे का ही तत्व है, लोकतांत्रिक, ठीक है। मूल ढांचे के तत्व आप जान लो आज के टॉपिक में। अगला है देखिए शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि जो शक्तियां हैं इनका पृथक्करण भी किया गया है संविधान में, शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया ना। कहने का मतलब विधायिका का काम अलग है, कार्यपालिका का अलग है, न्यायपालिका का अलग है, यानी कि सेपरेशन किया गया है पावर्स का भारत में। इसके अलावा देखिए न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा भी जो है भैया आपका मूल ढांचे का ही पार्ट है, न्यायिक समीक्षा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, न्यायपालिका के पास संविधान की व्याख्या करने और उसकी वैलिडिटी, जो उसकी माफ कीजिएगा वैधता होती है, हाँ वैलिडिटी, उसको निर्धारित करने की पावर होती है। यानी कि न्यायपालिका संविधान की व्याख्या तो करेगा, साथ ही उसकी जो वैलिडिटी है उसको भी निर्धारित करेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए संघवाद, संघवाद ये भी मूल ढांचे में ही है। संघवाद, संघवाद का मतलब क्या है, भारत जो है एक संघीय राज्य है, यानी कि राज्यों का संघ है, इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है, ठीक है। अगला देखिए मूल ढांचे में जो है भैया आपका राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, इससे क्या मतलब है, यानी कि संविधान जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाने का प्रयास करता है और इसको किसी भी तरीके से नहीं बदला जाएगा, ये आपका मूल ढांचा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक इसमें लास्ट पॉइंट रह गया, कल्याणकारी राज्य, जो कि हमारी डीपीएसपी है। कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना कौन करता है, हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है संविधान के मूल ढांचे, संविधान के जो बुनियादी मूल्य हैं और उनके सिद्धांतों के अंतर्गत जो पॉइंट बनाए गए हैं उसको संविधान का मूल ढांचा कहा जाता है। इसमें जो हमारा एग्जाम्पल है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस, ठीक है, ये भी हमारा था एक केस 1975 का, ये भी इसी से रिलेटेड है, संविधान के मूल ढांचे से। ये दो केस संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला जो ये मूल ढांचे में जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए, जो भी तत्व मैंने आपको बताए, इनमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा संविधान संशोधन के द्वारा अन्य चीजें चेंज की जा सकते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, किसी भी सदन से, यानी कि इस बिल को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में, ठीक है। अगला देखिए, इस बिल को सरकारी या गैर सरकारी दोनों सदस्य ला सकते हैं, सरकारी या गैर सरकारी सदस्य। कहने का मतलब कोई जो मंत्री हैं वो भी इस बिल को पेश कर सकते हैं संविधान संशोधन वाले को, या जो विपक्ष में है या अन्य जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी इस बिल को प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। इस बिल के संदर्भ में दोनों सदनों की शक्तियां बराबर होती हैं, दोनों सदन की शक्तियां बराबर। केवल धन विधेयक के मामले में आप देखेंगे, फाइनेंस बिल के मामले में आप देखेंगे लोकसभा की पावर ज्यादा होती है। बाकी जो साधारण विधेयक है और संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें दोनों सदनों की शक्तियां बराबर होती हैं, बराबर, साधारण विधेयक की तरह, ठीक है। राष्ट्रपति इसको स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे, राष्ट्रपति स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे। अगर ये लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है संविधान संशोधन बिल, तो राष्ट्रपति स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे, यानी कि राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है, करना ही पड़ेगा, इस बिल में बाध्य होंगे, क्लियर। इसके अलावा देखिए, और ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, क्वेश्चन कई बार बना है कि संविधान संशोधन बिल को पास करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होंगे। ये हमारा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान किया गया था 24वें संविधान संशोधन के द्वारा, 24वें संविधान संशोधन द्वारा 19
कब आया था? 1971 में आया था, ठीक है, 1971 द्वारा। तो 1971 में संशोधन किया गया और बोला गया कि अगर संविधान संशोधन का जो भी बिल होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो बिल होगा, इसमें अगर ये राज्यसभा लोकसभा से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को, ना तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ना वो इसमें हमारा जो वीटो शक्तियां उनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उनको ये बिल पास करना ही होगा और इसके लिए एक अमेंडमेंट किया गया था, 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, ये आपको याद रखना है, ठीक है। संविधान संशोधन मामले में देखिए आपका कुछ मामलों में साधारण बहुमत चाहिए और कुछ मामलों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। आप देखिए साधारण बहुमत कहां पे चाहिए और विशेष बहुमत कहां पे चाहिए, मैं आपको फटाफट समझा देता हूं। देखिए साधारण बहुमत जो ऑर्डिनरी हमारा जो सिंपल मेजोरिटी है, माफ कीजिएगा, साधारण बहुमत संविधान संशोधन के कुछ मामलों में साधारण बहुमत चाहिए, जैसे आर्टिकल अनुच्छेद 2, ठीक है, और इसके अलावा आर्टिकल 3, आर्टिकल 169 और आर्टिकल 11, ठीक है। तो आर्टिकल 2 यानी कि इसमें क्या बोला गया है, जो हमारे देखिए राज्यों से संबंधित चीजें हैं, किसी क्षेत्र को अगर भारत में शामिल करना है, मैंने आपको जब बताया था भारत के जो संघ राज्य हैं उस भाग 1 के बारे में जब हमने बात की थी, तो वहां पर हमने देखा था कि किसी हिस्से को अगर भारत देश में शामिल करना है तो संसद इसका डिसीजन लेगी, ठीक है। और भाग 3 में हमने क्या देखा, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन हो, किसी राज्य का नाम परिवर्तन हो, तो ये भी हमारा काम कौन करती है, भारत की संसद करती है। आर्टिकल 169 में क्या है, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद का गठन, सभा नहीं विधान परिषद, जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जो अपर सदन होता है हमारे राज्यों में, जो कि भारत के कुछ ही राज्यों में अभी, अगर किसी नए राज्य में इसका सृजन करना है तो इसके गठन के लिए संसद की अनुमति या संसद से साधारण बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होता है। और आर्टिकल 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए, ठीक है। तो इन वाले आर्टिकल के लिए, इन आर्टिकलों में अगर संशोधन है, किसी भी प्रकार का संशोधन है, तो यहाँ पर हमारी संसद को चाहिए साधारण बहुमत। इसमें संविधान संशोधन बिल में केवल आपका सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, सिंपल मेजोरिटी से ये काम हो जाता है। और दूसरा टाइप का है देखिए हमारा, अन्य मामलों में चाहिए विशेष बहुमत, अन्य मामलों में चाहिए विशेष बहुमत, ठीक है। विशेष बहुमत कितना होता है, तो विशेष बहुमत ये होता है भैया, दोनों सदनों में विशेष बहुमत होता है 2/3, ठीक है। यानी कि देखिए जो बहुमत है हमारा सरकार बनाने की, लोकसभा में अगर कोई बिल आ रहा है तो 272 + 1, ठीक है, तो इतने मेंबरों का क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रस्ताव होना चाहिए पूरा, ठीक है। तो ये आपका याद रखना, आपने विशेष बहुमत इसी को बोलता है, जितना सरकार बनाने के लिए चाहिए उतनी यहाँ पे मेजोरिटी हमको चाहिए विशेष बहुमत में भी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी देखिए एक पॉइंट और नोट करेंगे इसमें, विशेष बहुमत में देखिए आपका जो समर्थन है वो तो चाहिए चाहिए, इसके अलावा विशेष बहुमत में इस प्रकार के जो संविधान संशोधन बिल होते हैं, विशेष बहुमत में आधे से कम से कम आधे से अधिक, कम से कम आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी होना चाहिए, राज्यों का अनुसमर्थन भी होना चाहिए। यानी कि देखिए जो भी हमारे राज्य है ना उनका सपोर्ट भी होना चाहिए, कम से कम आधे राज्य, जितने भारत में राज्य हैं, अगर कोई विशेष हमारा बिल आ रहा है संविधान संशोधन का, तो इसमें हमारा विशेष बहुमत तो चाहिए ही, विशेष बहुमत के साथ साथ इसमें आपका क्या चाहिए, कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए अनुसमर्थन क्यों चाहिए, जो हमारी संघात्मक व्यवस्था है ना इसको प्रभावित ना करिए, इससे पता चले कि कहने का मतलब, अगर देखिए केंद्र राज्य संबंधों पे कोई कानून बन रहा है, केंद्र राज्य संबंध, जो हमारे केंद्र राज्य संबंध है कौन सी अनुसूची में है, तो केंद्र राज्य संबंध हमारे दिए गए हैं 7th शेड्यूल में, ठीक है, 7वीं अनुसूची में। तो केंद्र राज्य संबंधी कोई अगर कानून बन रहे हैं भैया, तो ये हमारा जो कानून बनेगा ना इसमें राज्यों का भी तो अनुसमर्थन होना चाहिए ना। तो केंद्र राज्य संबंध पे कोई कानून बनता है तो ये संघात्मक विषय है, तो संघात्मक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है कोई चीज, तो उसके लिए क्या होगा, हमारा राज्यों का अनुसमर्थन भी तो जारी है ना। इसके अलावा मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से संबंधित कोई बिल है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो इनके मामलों से संबंधित हमारा कोई संविधान संशोधन बिल है, से संबंधित बिल, ठीक है, कहने का मतलब संविधान में कोई संशोधन लाया गया किसके लिए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए या उच्च न्यायालय के लिए, तो ऐसे बिलों में भी विशेष बहुमत चाहिए, साथ ही कम से कम आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित कोई बिल आता है,
मान लीजिए राष्ट्रपति निर्वाचन में कुछ संशोधन करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है ना, राष्ट्रपति का संबंध में हमको अलग अलग अनुच्छेद दिए गए हैं। अब मान लीजिए किसी अनुच्छेद में किसी आर्टिकल में ये अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित है या राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी हमारा आर्टिकल है, अगर उसमें संवैधानिक संशोधन हो रहा है तो ऐसे बिल जो भी आएगा इस बिल में विशेष बहुमत चाहिए, साथ ही कम से कम आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो संविधान संशोधन के मामले में समझ गए ना, साधारण बहुमत कहाँ कहाँ पे चाहिए, तो साधारण बहुमत जब किसी भूभाग को भारतीय सीमा में शामिल करना हो, या जब किसी नए राज्य का गठन हो, नए और राज्य का सीमा परिवर्तन हो, राज्य का नाम परिवर्तन हो रहा है, आर्टिकल 3, इसमें हमारा केवल सिंपल मेजोरिटी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। उसके बाद देखिए यदि किसी राज्य में विधान परिषद से संबंधित कुछ गठन की बात हो रही है, कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकल 169 के तहत क्या चाहिए, हमारा सिंपल मेजोरिटी चाहिए। एंड आर्टिकल 11 जहाँ पे नागरिकता के संबंधित कुछ प्रावधानों का उल्लेख है, इसमें अगर संशोधन हो रहा है तो यहाँ पर भी केवल सिंपल मेजोरिटी चाहिए, जबकि यहाँ पर आपका विशेष बहुमत आपको प्राप्त करना होगा इन चीजों के लिए, ठीक है। और विशेष बहुमत में हमारा देखिए जो बहुमत का क्राइटेरिया है विशेष बहुमत का, वो तो लाना ही पड़ेगा, साथ ही कम से कम आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी होना चाहिए, नहीं तो फिर ये जो बिल है ये कानून नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हमने देखिए तीनों प्रकार के बिल पढ़ लिए दोस्तों, और बिल की मैं आपको बता चुका हूं, कोई भी बिल देखिए अगर वो पहले लोकसभा में प्रस्तुत हो रहा है तो लोकसभा में पास होने के बाद वो कहां जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, ठीक है, राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में भी वो पारित हो गया तो फिर वो जाएगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास, ठीक है, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जब उस बिल में अपने सिग्नेचर कर देंगे तो फाइनली वो जो बिल है वो क्या बन जाएगा आपका, वो बिल बन जाएगा आपका कानून, ठीक है, कानून बन जाएगा वो, या इसको बोलेंगे एक्ट बन जाएगा, या इसको बोल सकते हैं हम अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। और वो हमेशा के लिए फिर एक अधिनियम बन जाएगा जब तक उसमें आगामी संशोधन ना हो किसी अन्य सरकार के द्वारा या किसी अन्य बिंदु के द्वारा, या कोई भी ऐसी परेशानी हो रही है उससे, या कोई उससे लोक हित में जो है परेशानी आ रही है या कुछ ऐसी चीजें हो रही है, तो जब तक चेंज नहीं होगा वो कानून रहेगा। या मान लीजिए कभी कोई बिल केवल राज्यसभा में पहले प्रस्तुत हुआ साधारण विधेयक, फिर लोकसभा में गया, फिर राष्ट्रपति के पास गया, ठीक है, किसी भी प्रकार से, यानी कि दोनों सदनों में पास होने के बाद बिल किसी भी सदन में पेश हुआ, हालांकि जो हमारा वित्त विधेयक हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा मनी बिल जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ठीक है। साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक देखिए किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, दोनों सदनों में प्रस्तुत होने के बाद बिल अगर राष्ट्रपति साइन कर देते हैं उस बिल को तो वो बिल बन जाता है अधिनियम, कानून, या आपका एक्ट बन जाता है, ध्यान रखेंगे। तो वहीं पर हमारा पास हो जाता है बिल, एक हिसाब से मतलब यह है कि फाइनली जिसके लिए सरकार ने प्रयास किया था या मतलब निम्न सदन से आया था बिल, उसने प्रयास किया था, तो वो एक कानून बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो था दोस्तों ये आज का टॉपिक, इसमें हमने देखा संसद के अंतर्गत जो भी हमारे बिल लाए जाते हैं, अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा कि धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, संविधान संशोधन जो विधेयक होता है वो क्या होता है, और साधारण विधेयक क्या होता है, ठीक है। अब इसमें गलती आप नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है टॉपिक आएगा आपका, इसमें देखेंगे जो हमारे संसद की समितियां हैं उनको देखेंगे और अन्य जो भी तथ्य हैं उनको कवर करेंगे। थैंक यू।